नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे। एशियाई बाजारों में मजबूती। एसजीएक्स निफ्टी 125 पॉइंट पर कल 2.5% तक चढ़कर बंद हुए अमेरिकी बाजार। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को राहत मिलने से यूएस मार्केट में दिखी तेजी। 11 बैंकों ने $3,000 करोड़ बतौर राहत देने की कही बात। अमेरिका और यूरोप की वित्तीय संकट के बावजूद यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 0.5% बढ़ाया है ब्याज। नई दरें बढ़कर हुई 3%, लेकिन ईसीबी ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो बैंकिंग सिस्टम में डालेंगे लिक्विडिटी। वहीं टीसीएस के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने दिया इस्तीफा। 15 सितंबर से लागू होगा बदलाव। कंपनी ने के कीर्तिवासन को किया नियुक्त। आज 8:30 बजे कंपनी पीसी करके देगी मैनेजमेंट चेंज पर सफाई। सेना को मिलेंगे आधुनिक हथियार। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 70,500 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद को दी मंजूरी। हाल से 32,000 करोड़ रुपए के 60 यूएच मरीन चॉपर्स की खरीद भी डील में है शामिल। फैसले से घरेलू डिफेंस कंपनियों को होगा फायदा। और स्टील शेयरों में बढ़ सकता है एक्शन। पीएलआई स्कीम के तहत आज 27 कंपनियों के साथ करार करेगा स्टील मंत्रालय। गुड मॉर्निंग। फ्राइडे का सत्र एक एक्शन पैक्ड वीक देखने को मिला है। कई सारी ग्लोबल डेवलपमेंट्स और आज का यह सत्र अगर आपको लगे कि एकदम आप शांति से बिताएंगे, वैसा नहीं है। ग्लोबल फ्रंट पर काफी कुछ हो रहा है और उससे ज्यादा खबरें तो भारतीय बाजारों में है। टीसीएस में वो बड़ा बदलाव आता हुआ, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की खबर, इस सब पर हम बातचीत करेंगे जरूर। लेकिन जो तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहते हैं पहले, वो है ग्लोबल मार्केट की, जहां पर एक बहुत तगड़ा कमबैक देखने को मिला। अमेरिकी बाजारों में हमने देखा एक अच्छी खासी रुझान तेजी की बनती हुई दिखाई दी। उसी से क्यों लेकर आज एशियाई मार्केट में तेजी देखने को मिली है। और खासतौर से अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखें तो ये इशारा कर रहा है कि फिर हम 17,150 के आसपास खुल सकते हैं। अब ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स में हुआ क्या है, ईसीबी का क्या स्टेटमेंट आया है, अमेरिका में कुछ और बैंकों को मदद के लिए यहां पर ऑफ कोर्स एक्शन देखने को मिला, इस सब के क्या इंप्लीकेशंस रहेंगे ग्लोबल फ्रंट पर, ये डिटेल में समझेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ वीरू आपको बताएंगे जो कल एक रिलीफ रैली देखने को मिली थी अमेरिकी बाजारों से, उससे कितना बड़ा क्यों भारतीय बाजार ले सकते हैं और आज के लिए सेटअप कैसा है। एंड इंपॉर्टेंटली स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस रहेगा क्योंकि कई सारी डेवलपमेंट्स, उसके लिए सुमित को आगे जोड़ेंगे जरूर। लेकिन पहले आपको ये ग्लोबल पिक्चर दिखा देते हैं। आपको कल याद होगा जब भारतीय बाजार हम बंद करके जा रहे थे, थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही थी। अमेरिकी बाजारों में हमने देखा था जो एक्शन है वो लगभग नैस्डैक में ज्यादा था और डाउ जोन्स में कम। आपको याद होगा डाउ फ्यूचर्स, वो तब और अब वाला डेटा प्लीज लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। डाउ जोन्स मुझे याद है जब हम मार्केट क्लोज कर रहे थे करीब करीब 90 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करा था, 32,000 के आसपास। इस समय अगर आप देखें तो 32,437, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला है। कल के कल 370 अंकों का इजाफा दरअसल डाउ ने एंजॉय किया। नैस्डैक में भी कल स्थिति 13 पॉइंट ऊपर की थी। इस समय अब अगर आप देखें तो जो हम 12,397 या फिर 12,400 के आसपास नैस्डैक को छोड़ के गए, वो 12,700 के लेवल्स पर आ चुका है। तो वहां पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्ज देखने को मिला है और S&P 500 में भी इसी तरह की बढ़त करीब 80 अंकों तक की देखी गई है। तो ये इनफैक्ट तस्वीर आपके लिए उभर कर आई। बॉन्ड यील्ड 3.5% पर दरअसल हम छोड़कर गए थे और उसी के आसपास वो ट्रेड साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ग्लोबली ओवरनाइट एग्जैक्टली हुआ क्या, ईसीबी ने दरअसल 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक भी अनाउंस कर दिया है। उसके पीछे क्या कारण था और वो कैसे मार्केट को देख रहे हैं, और ऑफ कोर्स अमेरिका में जो रिएक्शन आया वो कैसा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग। काफी ज्यादा चीजें, इनफैक्ट शुरुआत किससे करें, ईसीबी जहां पर कल परसों हम बात कर रहे थे कि अमेरिका शायद एक पॉज ले या फिर थोड़ा सा कम रेट हाइक करे, ईसीबी ने तो साफ कह दिया है कि 50 बेसिस पॉइंट और इससे कम नहीं, ये जरूरी है। और उन्होंने आगे गाइडेंस भी नहीं दिया। हाँ, उन्होंने कहा डेटा के आधार तय होगा।
ये घटना एक तो बड़ी थी ही, डेफिनेटली इस घटना का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। एक और घटना कल हुई। देखिए, अमेरिका में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रही है, उस क्राइसिस में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है पिछले कई दिनों से वो स्ट्रगल कर रहा था, और उस बैंक को ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि उसको तुरंत फंड इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े, लेकिन मुश्किल खड़ी हो रही थी। तो $30 बिलियन का फंड इन्फ्यूज़ किया गया 11 बैंकों द्वारा, जिसमें टॉप बैंक शामिल है, जिसमें जेपी मॉर्गन, सिटी अमेरिका वाले, ये सारे शामिल हैं। इन लोगों ने मिल के उसके अंदर इतने पैसे $30 बिलियन का डिपॉजिट किया। तो जो डिपॉजिट रन निकल रहा था, उसकी वजह से अब उसको एक राहत मिल रही है। तो सबसे बड़ा एक कारण ये था, क्योंकि शुरुआत में अगर आप देखें, चार्ट दिखाइए अगर S&P का हो तो, कि वो शुरुआत में नीचे खुला था, रेड में खुला था। उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर गया और डेज हाई पे जाके बंद हुआ, क्योंकि जब लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि रिपब्लिक फर्स्ट बैंक में पैसा लगा दिया है $30 बिलियन बड़े बड़े बैंक्स ने, तो फिर मार्केट एकदम ऊपर जाके बंद हुआ। तो एक घटना जिसने बहुत मार्केट को कल सपोर्ट किया है वो ये। दूसरी घटना ये थी कि हालांकि जो ECB ने किया है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे था, ऐसा लोगों को लग रहा था कि 0.5% करेंगे, और एक उसमें बदलाव ये हुआ कि उन्होंने ये कहा था कि आगे शायद हम ना करें, लेकिन अब वो ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अब वो कोई गाइडेंस नहीं दे रहे। इसका मतलब आगे ओपन है, खुला है, हो सकता है। दूसरा, लोगों की उम्मीदें बिल्ड हो गई थी ये क्रेडिट स्विस की क्राइसिस देखने के बाद कि शायद अब पॉज ले लें, लेकिन वो पॉज नहीं लिया। तो ये एक वाइज डिसीजन था कि आप किसी इन्फ्लुएंस में इमोशनल होकर के डिसीजन ना लें, रियलिटी में डिसीजन लें। तो ये दो घटनाएं बड़ी हुई हैं। इसीलिए आप देखें तो US मार्केट बहुत तेज़ी से जाके बंद हुए और समस्याएं सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक दूसरी जो प्रॉब्लम ब्रू हो रही है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो सेंट्रल बैंक US फेड ने जो एक क्रेडिट लाइन खोली है, उसमें आप देखिए करीब $150 बिलियन का फंड लिया जा चुका है तमाम बैंकों द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बैंकों में ये समस्या अभी भी है, और चूंकि वो लाइन खुली हुई क्रेडिट, तो और सारे बैंक लेंगे। तो कल हम लोग चर्चा करें कि जो भी फेड के आसपास व्यक्ति दिख गया, और अगर वो किसी बैंक का CEO है, तो उस बैंक में तुरंत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वो हमको लग रहा हो रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये क्राइसिस अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से इमरजेंसी फ़ंड लिया जा रहा है, ये एक मुश्किल पैदा करेगा। तो नेट ये है कि आज के बाज़ार के लिए राहत ये है कि कोई नया बैंक निकल के नहीं आया जहां मुश्किल हो, और जो एक निकल के आ रहा तो उसको फंडिंग मिल गई है। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन क्रेडिट स्विस के बारे में कहा जा रहा है कि शायद उसको UBS के साथ मर्ज कर दिया जाए, ये दोनों मिला दिए जाए। हालांकि दोनों बैंक अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं इसकी, लेकिन सिचुएशन अभी भी ग्रिम है बैंकिंग के लेकर के। बैंकिंग के लेवल पर सिचुएशन ग्रिम है। मेरे को तो क्रिस्टीन लगार्ड का स्टेटमेंट ये वाला अच्छा लगा, जहां पर उन्होंने कहा कि देखिए 2008 वाली क्राइसिस नहीं है। 2008 में आई वाज अराउंड, मैंने देखा है क्या हुआ है, वहां पर भी एक्शन लिया गया था, यहाँ पर भी ज़रूरत पड़े तो एक्शन लिया जाएगा। इन्फ्लेशन फोरकास्ट में भी उन्होंने कुछ बदलाव किया है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट में उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद अब यहाँ से प्लेटोइंग हो रहा है। इसीलिए उन्होंने डेटा डिपेंडेंट बात कही है कि हम देखेंगे आने वाले समय में हमको रेट बढ़ाने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। हालांकि कोर इन्फ्लेशन को लेकर के भी कॉन्फिडेंट नहीं है वो। तो ये फिर अगले हफ्ते फेड पर ज़्यादा प्रेशर है, फेड पे प्रेशर है, और फेड में अब एक कंसेंसस बन गया है कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक होगी। ये ECB का मूव देख करके लोगों को लग गया कि ये लोग ऐसे छोड़ नहीं देंगे। 25 बेसिस पे तो कंसेंसस है, मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर लिया है। इनफैक्ट कल मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि स्टीव ईजमैन, जो बिग शॉर्ट फेम वाले हैं, उन्होंने कहा था कि देखिए अगर आपको लग रहा है, अगर फेड डर कर, बैंकों के बारे में सोचकर डर कर रेट हाइक नहीं करता है, तो फिर उससे आपको ज्यादा डरना चाहिए। जब फेड डर जाता है तो फिर आपके तो पसीने छूटने चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो अब देखते हैं फेडरल रिजर्व क्या करता है। तो ये इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ कोर्स ECB की आई है। आज कई सारे डेटा पॉइंट्स अमेरिका में आएंगे, उस पर देखिए सोमवार को मार्केट रिएक्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से आगे डेटा पॉइंट क्या उभर कर आता है, क्योंकि वो दरअसल तैयारी करेगा, एक बेस सेट करेगा अगले हफ्ते जो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है 22 तारीख को। अच्छा, इस बीच भारतीय बाजारों में कल एक हमने देखा पुल बैक आया, 17,000 के ऊपर हम जाकर टिकने की कोशिश में पूरे दिन लगे हुए थे। ठीक वही होता हुआ दिखाई दिया था। लास्ट आवर में हल्की सी रिकवरी, लेकिन SGX निफ्टी संकेत दे रहा है कि हम 17,130 तक जा सकते हैं।
वीरो, ये जो इन्फ्लेटेड SGX निफ्टी है, कैसे इसको सही मायने में ले या फिर एक थोड़ा सा जो कहते हैं ना अंग्रेजी में टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि डेवलपमेंट हम भारतीय बाजारों में काफी अलग आ रहे हैं, स्पेशली एक दिग्गज TCS की तरफ से। एग्जैक्टली हर्षदा, गुड मॉर्निंग नीरज जी। मैंने इस अपनी कमेंट में मेंशन किया है, टेक लॉन्ग्स ओनली इफ निफ्टी IT स्टेबल्स एंड शोज स्ट्रेंथ। देखिए हर्षदा, आपने एक चीज़ अभी कही कुछ देर पहले कि 2008 से का आपने कंपैरिजन किया। मैं 2008 को छोड़ देता हूँ, आज इस कमेंट्री की शुरुआत करते हैं अगेन जिस चीज़ से हमने परसों शुरुआत की थी, FIs के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हर्षदा, डायरेक्टर साहब प्लीज चार्ट लेके आइएगा। 1.63 lakhs कॉन्ट्रैक्ट FIs के शॉर्ट हैं। 1.63 lakhs। मैं आपको बताऊं, मार्च 2020 यानी कोविड में 25 मार्च को हमारा लो लगा था 7513 का। उससे पहले 9 तारीख से लिक्विडेशन शुरू हुआ था। उस दिन 9 मार्च को आपका FIs का नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट था उस बड़े फॉल से पहले 1.73 lakhs कॉन्ट्रैक्ट, और आप एक बार फिर से उसी स्थिति के पास पहुंच रहे हैं। मैं यहां पर इसलिए इस चीज को शुरू में अगर आप देखें एस्टेब्लिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप देखें ऑप्टिमिस्टिक नहीं होने की जरूरत है। ये डेटा काफी खराब है और वो अपने आप को किस चीज के लिए बहुत वेल प्रिपेयर कर चुके हैं। और दूसरी चीज ये भी बस सोचिएगा कि अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बड़े पैमाने की आएगी, वो मात्र 50, 60, 70 या फिर 150-200 पॉइंट की नहीं होगी, वो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। ये डेटा हालांकि है बहुत खराब हर्षदा, यकीन मानिए। 1.63 lakhs कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। अब आइए कल के निफ्टी के लेवल्स पे। कल क्या कहा था हमने? मेरे को अभी भी 16,724, 800 की पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन आपको 856 पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट्स को हमने कैश में कन्वर्ट करवाया। बैंक निफ्टी बात हुई थी, आपको 38,613 पे 38,610 पे अपने निफ्टी बैंक के शॉर्ट्स को कवर करना है हर्षदा। एग्जैक्टली लो था 38,613, और फिर कहा था मैंने कि 380 से बार बार सेल ऑन राइज होगा और 380 से क्लोजिंग में कोलैप्स भी हुआ। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, बहुत अच्छा बाजार मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के इस सेशन को कैसे अप्रोच करें, पहले आते हैं अगेन से। अगर आप देखें FIs के स्टैट्स पे, देखिए FIs की सेलिंग कल थोड़ी थिन थी, नो डाउट अबाउट दैट। कल करीब 282 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। नेट कैश बाजार में था क्योंकि 2051 करोड़ रुपए की DIs ने बाइंग करी, बट 1814 करोड़ रुपए की हर्षदा इंडेक्स में सेलिंग, दैट्स ह्यूज। 21,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर शॉर्ट इन्फ्यूज किए उन्होंने, और 1418 करोड़ रुपए का अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर सेल किया, और 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। FIs की शॉर्टिंग में कोई कमी नहीं है, बस एक बात है कि कल थोड़ी सी कैश में सेलिंग नहीं थी। अब आइए आप निफ्टी के लेवल्स पे देखिए, 17,000 पे, 17,100 पे, 17,200 पे अभी भी बहुत बड़े कॉल राइटर्स हैं। जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट 17 मार्च का बिगेन हुआ है, इसमें अभी भी यहां पे करीब 60 लाख, 17,100 पे 27 लाख और 17,200 पे करीब 22 लाख। पुट्स में कंसंट्रेशन हर्षदा 16,800 पे है और उसके बाद 16,500 पे। पिरामिड्स लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे, और पिरामिड्स में आपको नजर आएगा कि एक फाइट टू सेव 17,000 नजर आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। फाइट टू सेव 70,000 नजर आ रही है। 17,000 पे टसल है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा हर्षदा? पिछले 5 सेशन की थीम रही है निफ्टी कभी भी कॉल राइटर्स के जोन में नहीं गया। क्या इतना बड़ा गैप परचेज करूं? मैं एग्जैक्टली फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं कहता। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, ओनली अबव, चाहे वो 10, 9, 10 पे, 9:50 पे या फिर 10:10 पे या फिर 11 बजे, इफ निफ्टी सस्टेन्स अबव 17,056,117 स्पॉट में, तब एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 17,206,244 तक ले जा सकता है। अगर इसके ऊपर कोलैप्स, इसके ऊपर नहीं सस्टेन कर रहा है फर्स्ट इसके ऊपर, तो अगेन इट विल कोलैप्स और कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को फिर टेस्ट करेगा। और याद रखिएगा 17,117 इसके ऊपर सेटल होने के लिए आपका मैंडेट बहुत जरूरी है कि निफ्टी IT भी दे, जो आपने शुरू में एक प्रश्न किया है। तो निफ्टी IT का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, नहीं होगा तो प्लीज लॉन्ग मत लीजिएगा, बट टू जनरेट मोमेंटम इट्स 117 इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। नहीं हो फिर शॉर्ट लेंगे। निफ्टी बैंक कल एग्जैक्टली अगर आप देखिए 39,000 की ट्रैजेक्टरी के आसपास बंद हुआ, कोलैप्स हायर लेवल से आया, बेस से जो हमने मेंशन किया था पुल बैक भी आया। 39,000 पे एक फाइट है, एक टसल है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में। लेकिन मैं फिर कहूंगा हर्षदा, यहां पर वो जो ट्रैजेक्टरी हमने कल एस्टेब्लिश की थी क्लोजिंग में,
39377, 39377 और 39537। जब तक ये रेंज बाइसेक्ट नहीं हो रही है तब तक इट विल बी अ सेल ऑन राइज। गैप अप के बाद अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस सस्टेन हो रहा है देन वी विल टेक लॉन्ग, अदरवाइज नॉट। याद रखिएगा, अगर शॉर्ट कवरिंग अच्छी आई है तो हम 40,007 दैट फॉलिंग 200 डेमा जोन टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ये पहला बेस कोलैप्स हो रहा है, याद रखिएगा, पोस्ट ओपनिंग, तो फिर शॉर्ट करेंगे बेस 1 के लिए हर्षदा। लेकिन निफ्टी के 17,117 के ऊपर सस्टेन होने में निफ्टी आईटी का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है हर्षदा। ओके हाँ, तो आज निफ्टी बैंक से ज़्यादा निफ्टी आईटी पर सभी की नज़रें होंगी। और निफ्टी आईटी पर नज़रें क्यों होंगी? क्योंकि टीसीएस की तरफ से एक बहुत बड़ा धमाका आप कह सकते हैं पोस्ट मार्केट आज आया कि कंपनी के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने दरअसल दे दिया है इस्तीफा। सुमित हमारे साथ है। सुमित, ऑफ कोर्स आज 8:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, होपफुली उसमें कुछ और बातें साफ होंगी, लेकिन एक बड़ा शॉकर था स्पेशली कंपनी को ट्रैक करने वाले लोगों को के लिए, एंड ऑफ कोर्स मार्केट में तो उसका झटका शायद इनिशियली महसूस होगा। देखिए, ऑब्वियसली बात है, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, आईटी की सबसे बड़ी कंपनी, और उसमें सबसे बड़ी पोजीशन के अंदर बदलाव, तो इसका इम्पैक्ट तो दूर तक आज हम देखेंगे बाजार के अंदर। तो एक बड़ी खबर जो कल शाम को आई कि टीसीएस के एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है और ये 15 सितंबर 2023 से लागू रहेगा। के कृतिवासन को टीसीएस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है और ये आज 8:30 बजे इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो बहुत सारी मीडिया भी वहाँ मौजूद होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर आप जरूर नजर रखेंगे। पूरा आईटी फोकस में रहेगा और पूरे बाजार में इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो है डिफेंस स्पेस को लेकर भी, जहाँ पर डीएसी ने 70,000 करोड़ के रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी का फुल फॉर्म है, और ये आधुनिक हथियार जो है खरीदे जाएंगे। तो तमाम वो कंपनियां जिसमें जो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर हैं, जिसमें एचसीएल जैसी कंपनियां, बीईएल जैसी कंपनियां, लार्सन एंड टूब्रो, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, ये तमाम वो कंपनियां, इनके ऊपर आप नजर रखेंगे। न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साथ ही साथ आज स्टील कंपनियां भी इन फोकस रहेंगी, क्योंकि 27 कंपनियों के साथ आज स्टील मंत्रालय जो है वो करार कर सकता है। ये पीएलआई स्कीम के जरिए करीब 57 करार स्टील मंत्रालय आज कर सकता है। तो वो स्टील कंपनियां भी जो डोमेस्टिक है उनके ऊपर भी आप नजर बना के रखेंगे। इसके अलावा आज ऑर्डर्स में 2 कंपनियां, जिसमें वोल्टास करीब 1770 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है सोलर इलेक्ट्रिकल डिवीजन के लिए, और आरवीएनएल जिसको करीब 112 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला है मध्य प्रदेश में एक प्रोजेक्ट के L1 बिडर के लिए। और एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया है ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से, जहां पे इनफैक्ट 2 खबर है। पहला तो एक यूएसएफडी की तरफ से मंजूरी भी आई है, और दूसरा 21 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी है, जो कि इसको करीब 5% के आसपास की यील्ड बना देता है। तो आप ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। ओके, तो ये सभी खबरें आप रेडार पर रखेंगे, लेकिन बड़ी खबर ऑफ कोर्स वो टीसीएस वाली रहेगी और यही शायद ड्राइव करने वाला है मुझे एक सवाल पूछना। हाँ जी, आपने बहुत लंबे समय से टीसीएस को कवर किया, हर बार आप जाती हैं उनका इंटरव्यू करने, राजेश गोपीनाथन जी का। अगर आप पूछ रहे कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि होने वाला है? अब आप समझ गए मेरा सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं नीरज जी। तो क्यों इस्तीफा दिया होगा? Your guess is as good as mine। अब क्योंकि मुझे सरप्राइज इसीलिए लगा, अगर आप प्लान कर रहे थे आपको पहले एग्जिट करना है तो शायद वो पिछले साल मार्च में अनाउंस कर देना चाहिए था, क्योंकि आपको एक्सटेंशन अभी मार्च पिछले साल ही मिला है। Correct। 2022 में अगले 5 सालों के लिए था, ऐसा नहीं था कि 2 साल का एक्सटेंशन मिला हो और फिर सोचेंगे। तो जिस तरह से कंपनी और कंपनी के बोर्ड ने तैयारी कर ली थी कि अगले 5 साल इन्हीं की लीडरशिप में रहेंगे, और टीसीएस की हिस्ट्री रही है कि 2 बड़े अच्छे खासे टेन्योर्स कंपनी के एमडी सीईओ बिताते हैं। अब इनको ओहदा मिला था एमडी एंड सीईओ का, क्योंकि चंद्रा को एक एलिवेशन मिला था और टाटा सन्स के चेयरपर्सन बने। अब सरप्राइज ये है कि राजेश गोपीनाथ की बाद फिर कितने बदलाव आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कृतिवासन एक वैसे मीडिया के सामने कभी नहीं आए हैं, लेकिन एक वेटरन है, बीएफएसआई बिजनेस इन्हीं के अंदर आया है। उन्होंने इसको काफी बड़े पैमाने पर लेकर गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कीर्तिवासन 34 साल कंपनी में बिता चुके हैं, मेरे ख्याल में 58 इनकी उम्र है। करेक्ट। एनजीएस ज्यादा काम संभालते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एनजीएस हिमसेल्फ इज नियरिंग रिटायरमेंट, क्योंकि ही 63 जो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। तो यहां पर बहुत बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट इन लाइन कौन है, आई रियली डोंट नो। जब चंद्रा को
टाटा सन्स में भेजा गया था, जब उन्हें नियुक्त किया गया था, तब राजेश गोपीनाथ एक इजी सक्सेसर बने, क्योंकि वो सीएफओ थे, वो बिजनेस को जानते थे, वो चंद्रा के तौर पर के साथ काफी ज्यादा काम कर रहे थे, उनको मेंटोर किया गया था। क्या वैसा कुछ हुआ है कीर्तिवासन के साथ? उसकी जानकारी सामने तो है नहीं, हालांकि ये सब लोग काफी करीबी में काम करते हैं। 6 महीने और समय दिया जाएगा, लेकिन बड़ा शौक है, और उस पर सबसे बड़े सवाल तो यही होंगे कि क्यों दिया, ये अचानक क्यों आ रहा है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, हाँ, आप बहुत ही यंग हैं, आपको 5 साल का एक्सटेंशन मिला है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और उम्मीद करता हूँ बहुत ही फैट पे चेक भी रहा होगा। ऑफ कोर्स। फिर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो मन में शक होता है। बर्नआउट, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। मैंने इनको कई बार जॉगिंग करते हुए मरीन लाइन्स में देखा है, तो बहुत फिट थे वो, कोई बर्नआउट के साइन नहीं दिखते थे, मुझे तो नहीं दिखते थे। अब देखना होगा। अब आज देखते हैं 8:30 बजे क्या उनकी तरफ से बयान आता है। लेकिन हाँ, आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि राजेश गोपीनाथन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कीर्तिवासन जो कंपनी के साथ कई सालों से हैं, बीएफएसआई का बिजनेस संभालते हैं, वो दरअसल उनको सीईओ डेजिग्नेट के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो ये कीर्तिवासन साहब है, जो पहला चेहरा आपने देखा था चश्मों के साथ, वो है राजेश गोपीनाथन। 8:30 बजे ऑफ कोर्स हम लाइव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कट इन भी करेंगे। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इससे पहले कि हम और भी ओवर हो जाए और आगे का शो भी खा ले। फटाफट लौटेंगे, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। एसजीएक्स निफ्टी इशारा कर रहा है कि हम लगभग 100 पॉइंट ऊपर खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं ग्लोबल तस्वीर के मद्देनजर। फटाफट से आपके लिए एक कमोडिटी मार्केट का भी क्यू लेकर आते हैं, जहां पर कमोडिटी मार्केट में कच्चा तेल खासतौर से रेडार पर रहा है। हाल फिलहाल में $75 के करीब ट्रेड करता हुआ, लेकिन आज का सौदा सोने के पक्ष में है। रवि देवरा साहब से हमने स्ट्रैटेजी मंगाई, तो वो कह रहे हैं 58,500 के टारगेट के लिए तेजी करेंगे, 57,450 स्टॉप लॉस रहेगा। मेटल में आज कमजोरी कायम रह सकती है, वहां पर एल्यूमिनियम में एक शॉर्ट का ट्रेड उन्होंने सुझाया है, 2000 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें। तो ये है कमोडिटी मार्केट का एक्शन। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर फिर आएगा, 100 पॉइंट ऊपर स्थिर है, 17,131 पर पारी की शुरुआत का इशारा है। लेकिन एक बड़ा इवेंट, आईटी कंपनियां फोरफ्रंट पर रहने वाली हैं, उसमें आपकी क्या रणनीति होगी, उस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। नजरें होंगी टीसीएस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जो 8:30 बजे आपके लिए हम लाइव भी लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे सीधा सौदा। बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ।